हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम या फिर मीडिया। तो हमने प्रीवियस टॉपिक्स में प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के बारे में समझ चुके हैं। तो जो साउंड को ट्रांसमिट होना है, प्रोपोगेट होना है, तो उसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो अब ये जो मीडियम होगी वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या फिर गैसियस भी हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों मीडियम में जो साउंड की स्पीड है वो डिफरेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके रिलेटेड उनके ऊपर उस तरह के फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये स्पीड ऑफ साउंड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट पाई जाती है। तो कुछ पॉइंट इसके रिलेटेड हमें देखने हैं, तो वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच इट ट्रैवल। यानी कि जो स्पीड, साउंड की स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन से मीडियम या फिर कौन से मटेरियल के थ्रू उस साउंड को ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये मटेरियल इट मीन्स वो चाहे सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैसियस हो। ठीक है, उसके रिलेटेड फिर वो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अब उसमें भी सबसे जो स्लोएस्ट यानी कि सबसे कम जो स्पीड होती है साउंड की, वो किस में होती है, कौन से मीडियम में होती है? तो गैसियस में होती है। ठीक है, और सबसे उससे थोड़ी ज्यादा तो फास्टर किसके अंदर होगी? फास्टर इन लिक्विड एंड फास्टेस्ट इन सॉलिड। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड है वो बहुत ही ज्यादा होती है एज कंपेयर गैसियस मीडियम एंड लिक्विड मीडियम। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? तो आपने फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड, लिक्विड, गैस के पार्टिकल के अकॉर्डिंग उनकी फिगर्स समझ ली थी कि हमें पता है कि जो सॉलिड होता है तो सॉलिड के अंदर जो भी मटेरियल सॉलिड का होगा उसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ही नज़दीक होते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स जो बहुत ही नज़दीक एक दूसरे से अरेंज होते हुए है। ठीक है, तो अब यहाँ पर से यानी कि कोई एक साइड से हम साउंड ट्रैवल करवा रहे हैं। ठीक है, एक साइड से मान लो कि कोई टेबल है, तो टेबल पर हम कहीं ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई दूसरे एंड पर कोई पर्सन उसे सुन रहा है तो उसे तुरंत ही सुनाई देगा। ठीक है, तो उस टाइम होगा क्या कि ये एक साइड से हम उसे स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसके थ्रू वाइब्रेशन होगी वो एकदम फास्टली, क्योंकि ये एक दूसरे से नजदीक में है। ठीक है, तो ये एट अ टाइम ये वाइब्रेशन क्या कर लेगा? दूसरे पार्टिकल को दे देगा। तो ऐसे एक यानी कि नजदीक जुड़े हुए होने की वजह से ये जो वाइब्रेशन है उसे ट्रैवल होने में ज्यादा वक्त लगता नहीं है। किसके कंपेयर? गैसियस और लिक्विड के कंपेयर। क्योंकि आप जानते हैं कि लिक्विड में जो सॉलिड के कंपेयर जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं? दूर होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इन्हें दूसरे पार्टिकल पर वो वाइब्रेशन पास करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। किसके कंपेयर? सॉलिड के कंपेयर। ठीक है, अब इसी तरह गैसियस के अंदर हम बात करें तो गैसियस के तो बहुत ही यानी कि एकदम रैंडमली दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर गैसियस में क्या होगा? और भी टाइम लगेगा इन दोनों के कंपेयर। ठीक है, क्या? क्योंकि ये जो साउंड है वो किस तरह से वो एक मीडियम में से प्रोपोगेट होता है, तो जो पार्टिकल में जो वाइब्रेशन के थ्रू जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है वही डिस्टरबेंस आगे की ओर मूव होता है बाय पार्टिकल्स। ठीक है, और इसी के थ्रू क्या होता है? साउंड प्रोपोगेट होता है। तो यहाँ सॉलिड में देखेंगे तो पार्टिकल बहुत ही नजदीक है, तो वो स्पीडीली क्या कर लेंगे? वो वाइब्रेशन को पास कर देंगे दूसरे पार्टिकल को। एज कंपेयर लिक्विड में थोड़ी ज्यादा गैप होती है सॉलिड के कंपेयर, तो उसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। ठीक है, और गैसियस में तो इन दोनों से भी कम लगेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड वो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। फिर स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड वो उससे कम होती है। और सबसे कम कहां पर होगी? स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि सॉलिड के अंदर ज़्यादा स्पीड होती है, फिर लिक्विड के अंदर और थोड़ी कम होती है, और गैसियस में तो
इन दोनों से भी कम होती है। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पर जो 3 मीडियम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस के अंदर किसके अंदर स्पीड ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट फैक्टर हो गया नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है, या फिर नेचर ऑफ मटेरियल। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के रिलेटेड। तो जैसे ही अब इमेजिन करो कि जो टेम्परेचर हम जब इंक्रीज करते हैं तो उस टाइम मटेरियल के अंदर के पार्टिकल्स में क्या होता है, तो उस टाइम होगा क्या, पार्टिकल्स और वाइब्रेट करने का स्टार्ट कर लेते हैं जब उसे हम हीट करते हैं, यानी कि जब उसका टेम्परेचर राइज होगा, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स होंगे वो और भी अपने ही पोजीशन पर रहकर क्या करने लगते हैं, वाइब्रेशन करने का स्टार्ट कर लेते हैं। कब, जब उन्हें हीट एनर्जी मिलेगी तब, क्योंकि टेम्परेचर दे रहे तो वो हीट हम दे रहे हैं। ठीक है, तो वो हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके या फिर गेन करके वो क्या करते हैं, अपने ही पोजीशन पर रहकर वाइब्रेशन करने का स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस टाइम ये वाइब्रेशन कर रहे और कोई साउंड उसमें से हम पास कर रहे उस मीडियम में से, तो उससे फिर टाइम कम लगेगा क्योंकि पहले से ऑलरेडी वाइब्रेशन में थे। ठीक है, तो सडनली यानी कि ऐसे पहले के यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर और जब टेम्परेचर हम बढ़ाते उस टाइम की कंपैरिजन करें तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब उनकी जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से पार्टिकल में और ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगेगा और इसके थ्रू जो प्रोपोगेट होने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड जो पॉइंट था वो क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर देने से पार्टिकल्स में और भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज एज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज इंक्रीज। तो ये भी बात है, कैसे कि अब नॉर्मली गैसियस, तो गैसियस के फॉर्म में होगा तो ह्यूमिडिटी इज लाइक वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना वो मीडियम, एयर का मीडियम लिक्विड लाइक हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें अभी देखा कि गैस के कंपेयर लिक्विड में उसकी स्पीड कैसी होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज एज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज इंक्रीज। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने, कौन से फैक्टर, एक तो मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल या फिर मीडियम, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल जो पॉइंट थे वो आपको भी क्लियर कर लेने। अब हम बात करते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो जो लाइट की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा है। जैसे कि हम थंडर, जैसे लाइटनिंग है तो हमें लाइटनिंग पहले दिखाई देती है और बाद में जो बादल की गड़गड़ाहट है, ठीक है, जो गरजना है, बादल जो गरजते हैं, ठीक है, उसकी साउंड हमें बाद में सुनाई देती है, यानी कि साउंड ऑफ थंडर। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्पीड है साउंड की वो लाइट की स्पीड से कम है। ठीक है, मैं लाइट की स्पीड की बात करूँ तो वो कुछ इतनी हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसे थोड़ा आपको इमेजिन करना डिफिकल्ट रहेगा, बट इसे मैं चलो किलोमीटर में हम कन्वर्ट करें, स्पीड ऑफ लाइट, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्पीड ऑफ लाइट की, तो वो इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 3 जीरो कम हो जाएंगे। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 3 लाख, कितना हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी ज्यादा है। ठीक है, और इसके साथ साथ स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बात करें तो वो आप एक यहाँ पर देख सकते हैं कि इन एयर स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 22 डिग्री सेल्सियस पर जब एयर का टेम्परेचर होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो 344 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स 1 सेकेंड में ओनली फॉर 344 ही डिस्टेंस कवर कर सकती
है, ठीक है। तो आप ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड को आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्पीड लाइट की होती है, ठीक है। तो ये बात थी स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक, जो नाम है इसका सोनिक बूम। अभी सोनिक बूम किसे बोला जाता है? तो सोनिक बूम यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा हो, ठीक है, तो उस टाइम जो ऐसे हाई पावर वाली जो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसे क्या बोला जाता है? सोनिक बूम बोला जाएगा। जो क्या होती, बहुत ही, यानी कि उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से मान लो कि कोई ऐसा, अब ऐसी स्पीड किसके अंदर होगी? तो जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जो बुलेट निकलती है, बुलेट की जो स्पीड है, ठीक है, तो ये स्पीड कैसी होती है इनकी? साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब मान लो कि कोई एयरक्राफ्ट कोई बिल्डिंग्स के नज़दीक से गुजर गया, ठीक है, तो वो बिल्डिंग्स के विंडोज, ग्लास वाले जो विंडोज है, उन्हें भी डैमेज कर सकता है, उसे भी ब्रेक कर सकता है। उतनी ज़्यादा एनर्जी उस टाइम उस साउंड के अंदर होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वही टॉपिक इसके अंदर हमें देखना है। तो देखते हैं पहले कि when the speed of any object exceed the speed of sound, it is said to be traveling at a supersonic speed। तो ये नाम आपने शायद सुना होगा कि सुपरसोनिक स्पीड किसे बोला जाता है? तो कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से ट्रैवलिंग कर रहा हो, ठीक है, तो ऐसी स्पीड को क्या बोला जाएगा? सुपरसोनिक स्पीड बोला जाएगा, ठीक है। और उसके एग्जांपल ले तो बुलेट्स है, जेट एयरक्राफ्ट है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? सुपरसोनिक स्पीड के एग्जांपल, की इनके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं साउंड की स्पीड से भी ज्यादा वाली स्पीड, ठीक है। अब समझते हैं कि ये सोनिक बूम है क्या। तो when a sound producing sources moves with a speed of higher than that of sound, ठीक है, तो कोई साउंड प्रोड्यूस करने वाला सोर्सेस स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा स्पीड से वो प्रोड्यूस कर रहा है साउंड, ठीक है, तो उस टाइम जो वेव्स प्रोड्यूस होगी साउंड की, वो कैसी होगी? एकदम हाई होती है, जिसे यहाँ पर नाम बोला है शॉक वेव्स इन दी एयर, ठीक है। और यही शॉक वेव्स के अंदर दिस शॉक वेव्स कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड द एयर प्रेशर वेरिएशन, इसकी वजह से जो एयर के अंदर के प्रेशर में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है, एसोसिएटेड विद द टाइप ऑफ शॉक वेव्स, एंड प्रोड्यूस अ वेरी शार्प एंड लाउड साउंड, इट इज कॉल्ड सोनिक बूम, ठीक है। तो ये जो शॉक वेव्स के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में एनर्जी होती है, और यही एनर्जी की वजह से एयर के अंदर ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और यही प्रेशर की वजह से जो शॉक वेव्स वेरी शार्प एंड लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है? सोनिक बूम। यानी कि उनके थ्रू जब वो साउंड अर्थ सरफेस पर थ्रो होगा, ठीक है, तो उस टाइम बहुत ही ज्यादा हाई या फिर लाउड साउंड हमें सुनने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि द शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ए सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैव इनफ एनर्जी टू शटर विंडो ग्लास एंड इवन डैमेज बिल्डिंग्स। तो ये विंडो ग्लास जो है शटर के, वो डैमेज कर सकता है। इसके साथ साथ बिल्डिंग को भी डैमेज वो कर सकता है, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर सोनिक बूम के लिए। तो आप ये सोनिक बूम और जो सुपरसोनिक स्पीड किसे बोलते हैं वो क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। अब आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो प्रीवियस क्लास में पढ़ के ही आए, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे बोलते हैं? कि व्हेन अ लाइट रे बाउंस बैक, ठीक है, व्हेन दी फॉल्स इन अ सरफेस,
ठीक है, कोई सरफेस पर वो इंसिडेंट होकर वो क्या हो रही, बाउंस बैक हो रही या फिर रिफ्लेक्ट हो रही, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसके लिए आपने ऐसे ऐसे फिगर भी ड्रॉ आउट की होगी कि इस तरह से एक लाइट रे आ रही है जो सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, और उस यहाँ जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और उसके बाद जहाँ वो वहाँ पॉइंट से वो बाउंस बैक हो रही तो उस रे को बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और उसके साथ साथ उनके बीच में सरफेस के ऊपर जो 90 डिग्री पर हम लाइन बनाते हैं, ठीक है, या फिर लाइन सेगमेंट जो बना रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ इनके बीच में एंगल्स भी बनते थे। ठीक है, कौन से, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल जो 90 डिग्री पर हमने ड्रॉ किया है, तो उसकी वजह से जो एंगल बनता है उसे क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपने कुछ टर्म्स भी उनके रिलेटेड देखे थे। ठीक है, और लॉज भी देख कर आए हैं, तो वही लॉ और वही टर्म्स यहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में समझना है। जैसे कि आपने इको इट मीन्स कोई ऐसे हॉल हो, ठीक है, खुला, तो उसमें आपने ऐसा ट्राई किया होगा कि उस हमारी आवाज़ क्या होती है, गूंजती है, या फिर हमारी आवाज़ फिर से हम जो बोले हो वो फिर से सुनाई दे। ठीक है, तो वो एक टाइप का क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, और उससे हम क्या बोलेंगे, इको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इको। जैसे कि ऐसे पहाड़ी वाला इलाका हो और हम चिल्लाए तो हमारी आवाज़ वापस हमें सुनने को मिलती है। ठीक है, या फिर कोई कुआं हो, ठीक है, वो तो उसके अंदर हम ऐसे बोले तो हमारी आवाज़ फिर से सुनाई देती है, तो वो क्या है, एक टाइप का रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की यानी कि जो लाइट के लिए था, जो भी टर्म्स, जो भी लॉज, तो वही इसी के लिए भी फॉलो होते हैं। तो वो क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या होगा इसके अंदर। तो इसमें भी क्या होगा, इस रिफ्लेक्ट होना, इट मीन्स कोई सरफेस चाहिए, यानी कि वो चाहे सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, गैसियस में तो वो रिफ्लेक्ट हो सकेगा नहीं, वो तो क्या हो जाएगा, पास होगा, प्रोपोगेट होगा। तो यहाँ पर कोई जो सरफेस हम लेंगे यहाँ पर, तो वो हम सपोज कर लेते हैं कोई सॉलिड या लिक्विड। अब उसके ऊपर जो साउंड, कोई सोर्सेस ऑफ साउंड पर से कोई रेस आ रही है, तो वो रेस कौन सी होगी, इंसिडेंट रे होगी, या फिर हम बोल सकते हैं, हाँ, इंसिडेंट रे बोल सकते हैं, इंसिडेंट साउंड वेव्स, क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट साउंड वेव। ठीक है, अब ये इंसिडेंट साउंड वेव यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंसिडेंट होगी तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो ये कौन सी रे हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स। ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर हम 90 डिग्री पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसे क्या बोलेंगे, उसका नॉर्मल। ठीक है, तो जो हम लाइट के लिए जो यूज कर रहे थे वही टर्म्स यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर एंगल बनेंगे, एंगल आई और एंगल आर। एंगल आई यानी कि यहाँ पर हम उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इंसिडेंस साउंड, इंसिडेंस ऑफ साउंड, क्योंकि साउंड के अकॉर्डिंग है तो आप यहाँ पर साउंड मेंशन कर देना। फिर एंगल आर, तो एंगल आर कैसे क्रिएट होता है, तो रिफ्लेक्टेड रेस यानी कि रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑफ साउंड। और इंसिडेंट एंगल कैसे बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये इनके कुछ टर्म्स थे, कौन से, इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ
रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो लाइट के लिए जो लॉज थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो वही लॉ यहाँ पर किसके लिए है, साउंड के लिए है, ठीक है, सेम टू सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो फर्स्ट कौन सा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। चलो लिख देता हूं कि क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड इज always equal to the angle of reflection of sound, ठीक है। तो उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, बट ऐसे लो लिखने को बोले तो आपको उसकी स्टेटमेंट कंपलसरी लिखनी है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लो। सेकेंड लो क्या है, तो वो ये लो है इसके एंगल के रिलेटेड, तो ये लो हो जाएगा इसके रेज के रिलेटेड, यानी कि वेव्स के रिलेटेड। तो क्या कौन से, तो यहाँ पर 3 देखने को मिल रहा है, इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल। तो ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पर होते हैं, तो वो हो जाएगा सेकेंड लो। द incident sound wave, the reflected sound wave and normal at the point of incident lie in the same plane, यानी कि ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पर होते हैं। कौन से, इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी कि एक ही प्लेन पर क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो किसके रिलेटेड है, जो लाइट के बारे में हमने लॉ ऑफ यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप जो पढ़े हुए हैं उसी के रिलेटेड यहाँ पर साउंड के बारे में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसके टर्म्स आप समझ चुके हैं, ठीक है। रेज है और 2 एंगल्स और उनके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ओके। तो आज हमने स्पीड ऑफ साउंड जो डिफरेंट मीडियम में प्रोपोगेट होता है, तो उसके ऊपर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सोनिक बूम क्या होता है एंड स्पीड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, वो डिस्कस किया, ठीक है। थैंक यू।